एक लेखक की आखिरी सांस, एक कहानी जो पूरी होने से पहले ही रुक गई। आज हम मुंशी प्रेमचंद के अंतिम और अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र की दुनिया में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक अधूरा सपना है, एक साहित्यिक वसीयत। हाँ, प्रेमचंद ने इसे अपनी मृत्यु से ठीक पहले लिखा था और बाद में उनके बेटे अमृत राय ने इसे पूरा किया। तो हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो इसी अधूरी विरासत के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि प्रेमचंद अपनी आखिरी कलम से समाज को आखिर क्या बताना चाहते थे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मंगलसूत्र को प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास क्यों कहते हैं। जी। वो इसे लिखते समय गंभीर रूप से बीमार थे ना, और 1936 में उनका निधन हो गया। हाँ, और इसी वजह से ये रचना अधूरी रह गई। लेकिन यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस उपन्यास को उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। अच्छा। उन्होंने अपने पिता की मूल शैली और विचारधारा को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर भी एक पाठक के तौर पर आप ये महसूस करते हैं कि जहां प्रेमचंद की कलम रुकी वहां एक खामोशी छा जाती है। तो इसका मतलब ये उपन्यास पूरा होकर भी अधूरा लगता है। बिल्कुल, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। राइट। ये इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी है। अगर हम कहानी की आत्मा की बात करें तो इस उपन्यास के केंद्र में एक स्त्री है। हाँ, एक स्त्री की असहाय स्थिति। प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि कैसे विवाह एक स्त्री के लिए सुरक्षा का नहीं बल्कि एक बंधन का कारण बन जाता है। और यहाँ पर मंगलसूत्र का जो प्रतीक है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिसे समाज में स्त्री के सुहाग और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। उसी के नाम पर उससे त्याग, सहनशीलता और चुप्पी की उम्मीद की जाती है। यानी मंगलसूत्र सिर्फ सोने की एक डोर नहीं है, नहीं, बल्कि ये समाज की हजारों उम्मीदों की एक जंजीर है। बिल्कुल, एक ऐसी जंजीर जो स्त्री को तो बांधती है पर पुरुष को नहीं। अच्छा, यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा, सबसे तीखा कटाक्ष है। यहाँ पर प्रेमचंद समाज से कुछ बहुत सीधे और असहज करने वाले सवाल भी पूछते हैं। जी। जैसे, क्या विवाह स्त्री की स्वतंत्रता छीन लेता है? और ये भी कि क्या समाज का जो नैतिक ढांचा है वो सिर्फ स्त्री पर ही लागू होता है। सही बात है। उपन्यास के जो पात्र हैं वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वे उस समाज का आईना है जहां स्त्री को देवी तो कहा जाता है पर अधिकार नहीं दिए जाते। और यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि प्रेमचंद की भाषा इस उपन्यास में और भी ज्यादा तीखी और यथार्थवादी हो जाती है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ऐसा लगता है जैसे वो जानते थे कि ये उनकी अंतिम रचना हो सकती है। बिल्कुल। और उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था और समय बहुत कम। हाँ, एक तरह की तात्कालिकता महसूस होती है उनकी लेखनी में, जैसे अब और लाग लपेट का समय नहीं है। ये उपन्यास लगभग 90 साल पहले लिखा गया था, लेकिन इसके सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है ना? शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, समाज बदला है, शिक्षा बढ़ी है, पर बुनियादी सवाल वही हैं। क्या विवाह बराबरी का रिश्ता है? बिल्कुल। और क्या आज भी एक स्त्री की पहचान सिर्फ उसके सुहाग से, उसके रिश्ते से तय होती है? ये सवाल आज भी मुबाए खड़ा है। ये उपन्यास आज के पाठक को भी खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है। और यही तो एक महान लेखक की पहचान है कि उसकी रचना समय से परे हो जाती है। तो थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। ये जो अधूरापन है, क्या ये सिर्फ उपन्यास के पूरा न होने में है या कहानी के विषय में भी झलकता है? बेहतरीन सवाल। ये अधूरापन उपन्यास की आत्मा में बसा है। कहानी का जो मुख्य पात्र है देवदत्त, वो खुद एक अधूरा इंसान है। अच्छा। वो एक आदर्शवादी लेखक है जो अपनी किताबों में समाज सुधार की, स्त्री स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातें लिखता है। लेकिन असल जिंदगी में, असल जीवन में वो अपनी ही पत्नी पुष्पा की घुटन और उसकी आकांक्षाओं को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहता है। तो यहाँ एक लेखक के जीवन और उसके लेखन के बीच का एक द्वंद्व दिखाया गया है। बिल्कुल। जो आदर्श वो कागज पर उतारता है, उसे अपने घर की चारदीवारी में जी नहीं पाता। यही प्रेमचंद का असली कटाक्ष है। देवदत्त समाज के उस बौद्धिक वर्ग का प्रतीक है जो बाहर तो क्रांति की मशाल जलाना चाहता है, लेकिन अपने अंदर के पेट्रियार्क को, उस पितृसत्तात्मक सोच को नहीं मार पाता। उसकी पत्नी पुष्पा उसके लिए एक साथी नहीं बल्कि उसके आदर्शों के बोझ तले दबी एक मूक परछाई बनकर रह जाती है। और यही पर शायद उपन्यास का शीर्षक मंगलसूत्र अपने पूरे प्रतीकात्मक अर्थ के साथ सामने आता है। हाँ बिल्कुल, मंगलसूत्र यहाँ सिर्फ एक गहना नहीं है, ये देवदत्त के थोपे हुए आदर्शों का प्रतीक है, समाज की उम्मीदों का प्रतीक है, जिसे स्त्री के सुहाग और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। प्रेमचंद उसे पुष्पा के लिए बंधन के रूप में दिखाते हैं। अच्छा। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो उसे देवदत्त की महानता के नाम पर
चुपचाप सहनी पड़ती है। ये बहुत दिलचस्प है कि गोदान के महाकाव्यात्मक विस्तार की तुलना में मंगलसूत्र बहुत केंद्रित और तीखा लगता है। भाषा और शैली में भी एक बदलाव महसूस होता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गोदान में हमें ग्रामीण जीवन का एक विस्तृत कैनवस मिलता है, जहां यथार्थ एक धीमी गति से खुलता है। लेकिन मंगलसूत्र में एक शहरी मध्यवर्गीय बौखलाहट है। भाषा ज्यादा सीधी है, वाक्य छोटे हैं और चोट करने वाले हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी बीमारी और मृत्यु के एहसास का प्रभाव था? बहुत हद तक। कि अब उनके पार दुनिया को घुमा फिराकर बताने का धैर्य नहीं बचा था। बिल्कुल। गोदान का यथार्थ जितना सामाजिक है, मंगलसूत्र का यथार्थ उतना ही मनोवैज्ञानिक है। अच्छा। यहाँ प्रेमचंद समाज की नहीं बल्कि व्यक्ति के मन की परतों को उधेड़ रहे हैं। देवदत्त के चरित्र के माध्यम से वो एक लेखक की आत्मा का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और शायद बीमारी के उस दौर में उन्हें समाज की विडंबनाएं और भी ज्यादा चुभ रही थी, और वो उसे बिना किसी साहित्यिक आवरण के सीधे सीधे कह देना चाहते थे। और इसी नाजुक मोड़ पर उनके बेटे अमृत राय की भूमिका सामने आती है। ये एक बेटे के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। एक तरफ पिता की विरासत का बोझ, दूसरी तरफ एक कहानी को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। हाँ, और पाठक ये महसूस कर सकता है कि अमृत राय बहुत सम्मान और सावधानी से कदम रख रहे हैं। उनके लिखे हुए हिस्से में कोई हिचकिचाहट महसूस होती है? होती है। वो साहसिक रचनात्मक फैसले लेने से बचते हैं। जहां प्रेमचंद की कलम आग उगलती है, वहीं अमृत राय की कलम उस आग को सहेजने की कोशिश करती है। मतलब वो उस रचनात्मक ज्वालामुखी को फिर से नहीं जगा सके, जो प्रेमचंद के साथ ही शांत हो गया था। हाँ, उन्होंने कहानी के अधूरे धागों को उठाया, उन्हें एक तार्किक अंत तक बुना, लेकिन वो फर्क साफ महसूस होता है। हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से। जहां प्रेमचंद का लेखन रुकता है, वहां एक ठहराव आता है। ये अमृत राय की आलोचना नहीं है, बल्कि इस बात की स्वीकृति है कि हर लेखक की अपनी एक अनूठी आवाज होती है। सही बात है। उनके इस प्रयास ने प्रेमचंद की कलम के जादू को और भी ज्यादा उजागर कर दिया। उनका पूरा किया हुआ हिस्सा हमें ये बताता है कि हमने क्या खो दिया। और आज के दौर में अगर हम इसकी प्रासंगिकता देखें, आज भी जब एक महिला अपना करियर या अपने सपने शादी के लिए छोड़ती है, या उस पर घर संभालने का एक अघोषित दबाव डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद का ये सवाल जिंदा हो जाता है। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। आज भी कॉर्पोरेट दुनिया में या राजनीति में, हाँ, जब एक महिला को ज्यादा भावुक या पारिवारिक कहकर किसी बड़ी जिम्मेदारी से दूर रखा जाता है, तो वहां भी तो प्रेमचंद का यही सवाल गूंजता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है कि क्या स्त्री की योग्यता को उसके सामाजिक किरदारों के चश्मे से देखा जाना बंद होगा? यही सवाल है। देवदत्त का जो आदर्शवाद है, वो आज के वोक समाज में भी दिखता है। अच्छा, कैसे? लोग सोशल मीडिया पर तो समानता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हीं पुराने ढर्रों पर चलते हैं। उपन्यास हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है। हाँ, मानसिक भी होती है। उस दोहरेपन से आजादी जिसे हम ओढ़े रहते हैं। तो मतलब आज भी मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़ी सामाजिक उम्मीदें और दबाव मौजूद हैं, भले ही उनका रूप बदल गया हो। पहले ये समाज के जरिए आता था, अब शायद ये सोशल मीडिया की तस्वीरों और दिखावे के जरिए आता है। लेकिन स्त्री से त्याग और सामंजस्य की उम्मीद वो आज भी उतनी ही प्रबल है। मुंशी प्रेमचंद चले गए, पर उनके सवाल आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। मंगलसूत्र एक उपन्यास से ज्यादा एक अधूरी पुकार है, एक लेखक की अंतिम बेचैन पुकार। एक ऐसी पुकार जो आज भी समाज के कानों में गूंजती है और कहती है, स्त्री को सिर्फ मंगलसूत्र नहीं, सम्मान और स्वतंत्रता भी चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि एक लेखक ने अपनी आखिरी सांसों से जो सवाल पूछा था, क्या इतने वर्षों बाद भी समाज के पास उसका कोई मुकम्मल जवाब है?